गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम मीत कौर है एंड आई एम योर न्यू टीचर ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टडी इंग्लिश मोर एंड दोज ऑफ यू जो इंग्लिश से बहुत डरते हैं, जिन्हें लगता है कि मेरे कम नंबर आएंगे या फिर मुझे इंग्लिश नहीं आएगी या फिर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यू डोंट हैव टू वरी अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं आपके साथ हूँ, बिकॉज विथ हम एक दूसरे के साथ मिलकर वी विल इम्प्रूव आवर इंग्लिश लॉट मोर बेटर। तो आज बच्चों जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर्स आपको पता ही होगा कौन होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स बेसिकली बेटा वो होते हैं जो कि आपकी हाथ देखते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं और आपकी फ्यूचर के बारे में बताते हैं। सो अब देखते हैं कि इन एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में क्या इनका पॉइंट ऑफ व्यू था और इनकी स्टोरी क्या थी, है ना। सब देखते हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपके सेशन में आएंगे। हम धीरे धीरे सिलेबस को और अच्छे से डेप्थ में समझेंगे कि क्या क्या आएगा, बट आज हम अपने चैप्टर पे फोकस करते हैं, ठीक है। चलो, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ये इसे ऐसे ही दिखने वाले एस्ट्रोलॉजर के ऊपर है, जो कि बेसिकली बच्चों लोगों की कुंडली देखते थे और बहुत ही टिपिकल एस्ट्रोलॉजर थे वो, जो कि बाकी लोगों का हाथ देखते थे, पाम रीडिंग करते थे, एकदम वैसी वेशभूषा रखते थे जो कि दूसरों को एस्ट्रोलॉजी करते हुए वो अपनी चीजें बताया करते थे। तो अब समझते हैं बच्चों की क्या थी स्टोरी और कैसे थी, ठीक है। योर एनिमी इज डेड। एक सेकेंड। योर एनिमी इज डेड, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी। तो बच्चों ये देखो, ये एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला है इस स्टोरी के अंदर कि योर एनिमी इज डेड। आपका जो एनिमी एनिमी होता है बच्चों दुश्मन, आपका जो दुश्मन है वो मर चुका है, ही इज डेड। ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी। लॉरी बच्चों होता है एक बड़ा सा ट्रक, ठीक है। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि बच्चों जो इनका एनिमी था वो अब मर चुका है और वो क्रश कर दिया गया है, मतलब कि वो पूरे तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है अंडर अ लॉरी। गो बैक टू योर विलेज, जाओ जाओ अपने गांव वापस जाओ। एंड नेवर ट्रेवल साउथ अगेन एंड डू नॉट डेयर टू कम टू साउथ अगेन, मतलब वापस से साउथ मत आना। मतलब तुम्हारा जो एनिमी है वो मर चुका है, उसको हम लोग ने क्रश कर दिया है। किसके अंदर? लॉरी के अंदर, जो कि बेसिकली बेटा ट्रक होता है। तुम्हारी वर्ड मीनिंग में आ सकता है, इसलिए पढ़ो अच्छे से। गो बैक टू योर विलेज, वापस जाओ अपने गांव और जाकर क्या करो, साउथ ट्रैवल मत करना वापस, ठीक है। अब बच्चों हम लाइन टू लाइन स्टोरी पढ़ेंगे कि वो स्टोरी क्या थी, कैसे थी और हुआ क्या है इस स्टोरी में। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर बोथ ऑफ अस, सो लेट्स स्टडी। अब पहले हम इसकी थीम्स पढ़ लेते हैं। तो बच्चों स्टोरी पढ़ने से पहले हमें इसकी थीम जान लेना बहुत ज़रूरी है। थीम बच्चों बेसिकली होता है कि स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड है और स्टोरी की बेसिकली टाइमलाइन क्या है। मतलब स्टोरी किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है या फिर उसकी क्या एक आइडियोलॉजी होती है स्टोरी की, वो हमें उसकी थीम से समझ में आता है। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी क्या है। अपीयरेंस मतलब आप जिनको टिकटॉक पे देखते हो या फिर रील्स में देखते हो, वो उनका अपीयरेंस होता है जो कि वो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, बट रियलिटी में देखो वो कैसे लगते हैं, यू नेवर नो, है ना। तो वही होती है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मतलब देखने में वो एस्ट्रोलॉजर कैसा था, बट इन रियलिटी वो कैसा है ये हमें समझ में आएगा इसमें। तो द एस्ट्रोलॉजर लुक होली एंड वाइस। तो बच्चों देखने से तो वो एस्ट्रोलॉजर बहुत ही होली एंड वाइस लग रहा है, मतलब कि उसको देख के लगता है कि अरे ये तो बहुत धार्मिक होगा, ये तो बहुत वाइस मतलब समझदार होगा। बट रियलिटी में क्या है, बट ही इज एक्चुअली अ फिजिटेटिव विथ नो रियल मिस्टिकल पावर्स। बट एक्चुअली में तो वो सिर्फ एक ढोंगी है जिसके पास कोई भी अपनी मिस्टिकल पावर्स, मतलब कि कोई भी उसके अंदर एक चमत्कारी पावर है ही नहीं। तो मतलब देखो वो कैसा दिख रहा था, उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा होली है, वाइस है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होगा, समझदार होगा। बट एक्चुअली में द रियलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। वो एक्चुअली में क्या है, उसके पास कोई भी मिस्टिकल पावर्स नहीं है। अब फेट एंड चांस क्या है? इट वॉज प्योर चांस दैट द मैन ही किल्ड वॉकड इन टू हिज स्टॉल ईयर्स लेटर। अब बच्चों इस स्टोरी में देखो, इन्होंने मेन चीज तो बताई दी कि हुआ क्या था स्टोरी में, कि स्टोरी में जिस जिस आदमी को उसने मारा था वो इवेंचुअली बहुत साल बाद उसके पास वापस आ गया। बट ये कैसे हो सकता है कि जब हम किसी को मार ही दें, कोई मर ही जाए, तो हमारे सामने कैसे वापस आ सकता है? तो ये हमें पता चलेगा इस स्टोरी में, ओके। The astrologer saved himself from his victim by using the very crime as a prophecy. मतलब एस्ट्रोलॉजर ने अपने आप को बचा लिया विक्टिम से, खुद को विक्टिम साबित करके, एक कोई तो षड्यंत्र रच के। तो अब उसने क्या किया था, क्या षड्यंत्र रचा था, स्टोरी में हुआ क्या था,
समझेंगे हम धीरे धीरे। अब बच्चों हम कैरेक्टर स्केच समझ लेते हैं कि कौन इस स्टोरी के जो लोग हैं वो कैसे हैं और उनकी पर्सनालिटी कैसे है, ठीक है। द एस्ट्रोलॉजर, अब जो एस्ट्रोलॉजर जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है वो कैसा है वो हमें अभी समझ में आएगा। वो बहुत ही ज़्यादा श्रेड, ऑब्जर्वेंट एंड क्विक विटेड था। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना कुछ लोग जो कि बहुत ही बुरे होते हैं, जो बहुत बुरा करते हैं लोगों के साथ, तो उसी तरीके से वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था, श्रेड था। वो बहुत लोगों को देखता था, समझता था और फिर बात करता था। वो बहुत ज़्यादा चालाक भी था, कपटी भी था। ही रियलाइज ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मतलब उसके पास तो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी थी ही नहीं। मतलब कि बेसिकली उसके पास उसकी एस्ट्रोलॉजिकल पावर्स थी ही नहीं, बट इंस्टेड वो ह्यूमन नेचर को समझता था और फिर ही चीज़ें बताता था। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बच्चों तुम मुझसे डेली पढ़ते हो, मैं अभी आपके सुपर चैट्स देखूंगी, मैं आपके चैट्स देखूंगी, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन बच्चा कौन डेली फोकस करता है। अब उसके बाद जो बच्चे डेली क्लास में आते हैं, डेली आंसर्स देते हैं और डेली एमसीक्यूज मेरे दिए गए प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो बच्चे क्या करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं, परफेक्टली 100 आउट ऑफ 100। बट बच्चों जो बच्चे क्लास ही नहीं कर रहे वो उनका क्या? तो ये तो मैंने एस्ट्रोलॉजी कर ली ना, कि जो बच्चे क्लास कर रहे हैं या फिर ये कोई एक बच्चा है उसका 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है, बट दिस इज नॉट समथिंग एस्ट्रोलॉजी। ये तो बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी थी ना जानने की, क्योंकि मैं आपको डेली देख रही थी कि आप क्लास करो, सारे एमसीक्यूज अच्छे कर रहे हो, तो इसका मतलब तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने ही थे। तो बच्चों इसी तरीके से जो एस्ट्रोलॉजर भी था ना, उसको बस बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी आती थी, बेसिक ह्यूमन कैसे होते हैं, क्या करते हैं, बेसिक चीजें वो समझता था और फिर उसी को एस्ट्रोलॉजी का नाम दे देता था। बताओ। अब इसमें ही एक कैरेक्टर है गुरु नायक। अब वो समझते हैं वो कैसा है। वो बहुत ही ज्यादा बच्चों अग्रेसिव था। अग्रेसिव मतलब जिनको गुस्सा बहुत आता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अग्रेसिव था, वेंचफुल था और स्केप्टिकल था। मतलब हर चीज को लेके वो बहुत तोल भाव करता था, बहुत मोल भाव करता था, फिर वो कोई चीज करता था। होता है ना कुछ लोग हर चीज पहले समझ लेते हैं, हमारा इसमें फायदा है कि नहीं, हम तो ही करें। बस वो भी ऐसा इंसान था। He has spent years searching for the man who stabbed him, और उसने सालों बिता दिए थे उस इंसान को ढूंढने में जिसने उसको स्टैब किया था, मतलब जिसने उसको मारा था। स्टैब मतलब होता है किसी को मारना, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स अच्छे से पढ़ना बच्चों। ड्राइवन बाय रेज, और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसको बहुत सारा गुस्सा आता था। सो ही वॉज ड्रिवन बाय रेज, रेज माने एंगर, येट इज इजली मैनिपुलेटेड। और लो, इतना उसने सोचा, इतना एंगर से ड्रिवन था वो, इतनी सारी उसने चीजें करी थी, बट स्टिल आखिरी में वो मैनिपुलेट हो गया। मैनिपुलेट मतलब जब हम किसी को अपने तरीके से चीजें क्या करें, समझा ले। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और उनको बेसिकली आपको जैसे नूडल्स खाने हो, बट उनके पास नूडल्स अवेलेबल ही नहीं है, तो उन्होंने आपको कुछ इस तरीके से मेन्यू बता दिया और उस तरीके से दूसरी चीज की तारीफ कर दी कि आपको लगा कि अरे नूडल कौन ऑर्डर करे, आओ हम चिली पोटैटो ऑर्डर कर लेते हैं। तो सिमिलरली उसने भी यही चीज करी थी कि वो गया तो था उसको जिसने उसको स्टैप किया था उसको ढूंढने के लिए, बट लेटर ऑन व्हाट ही डिड वाज ही गॉट मैनिपुलेटेड। वो तो लास्ट में मैनिपुलेट ही हो गया, उसका दिमाग किसी ने बदल दिया। किसने बदला, क्या बदला, समझेंगे हम, ठीक है। फिर एक बार अच्छे से देख लो। शेड ऑब्जर्वेंट एंड क्विक विटेड मतलब बहुत ही चालाक, बहुत ऑब्जर्वेंट टाइप का इंसान था वो। ही रिलाइज ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी रादर देन एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी, मतलब उसको बेसिकली मेन साइकोलॉजी नहीं आती थी, उसको एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती थी, वो बस ह्यूमन साइकोलॉजी के बेस्ड पे सारी चीजें किया करता था। ही इज अ सर्वाइवर, वो एक सर्वाइवर है। मतलब वो बेसिकली हर चीज से बच के किसी तरीके से निकल गया है। होता है ना कि हम क्लास में होते हैं, 4 बच्चे बात कर रहे होते हैं, बट 3 फंस गए, 1 बच गया, क्योंकि वो जब मैम देख रही थी तो चुपचाप बैठ गया था। तो मैं तो ऐसी बच जाती थी, आप भी शायद बच जाते हो। अग्रेसिव, वेंचफुल एंड स्केप्टिकल, अब गुरु नायक जो थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल थे, अग्रेसिव थे इन नेचर में। ही हैज स्पेंट ईयर्स सर्चिंग फॉर द मैन हु स्टैब्ड हिम, वो इतने सालों से उसी इंसान को ढूंढ रहे थे जो कि जिसने उसको मारा था। ड्रिवन बाय रेज, रेज मतलब एंगर, येट इज इजिली मैनिपुलेटेड, लेकिन लो लास्ट में तो वो मैनिपुलेट ही हो गया। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि स्टोरी आखिर में है क्या, पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, कंक्लूजन में हम देखते हैं, ठीक है। थीम सबको समझ में आ गया अच्छे से, सबको कैरेक्टर स्केच समझ में आ गया। बच्चों कैरेक्टर स्केच बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में जरूर आता है, इसलिए देखो पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वट यू नीड टू डू इज you need to study accordingly to the exam as well as
आपके इंग्लिश के लिए जो चीज़ अच्छी है। देखो इंग्लिश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फोकस ऑन योर स्पोकन इंग्लिश एज़ वेल एंड योर एकेडमिक इंग्लिश ऑल्सो। मतलब परेशान मत हो, धीरे-धीरे हम और चीज़ें समझेंगे। और आप जब क्लास करो ना मेरी, एट द एंड ऑफ द डे आप क्लास तो अच्छे में जो आपके नंबर्स हैं वो तो बेटर होंगे ही, बट टिपिकली आपकी इंग्लिश भी बेटर हो जाएगी। ठीक है? चलो, अब हम आगे देखते हैं धीरे-धीरे। ओके? द स्टोरी इज़ अ मास्टरपीस। मतलब क्या स्टोरी है? बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उम्दा स्टोरी है ऑफ आयरनी एंड सस्पेंस। बच्चों आयरनी एक तरीके का मेटाफर होता है, ठीक है? एक तरीके का मेटाफर होता है जो कि बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि ऊँट के दाँत दिखाने के कुछ और, देखने के कुछ और हैं, तो बच्चों ये तो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं तो बस एक मुहावरा ही है। तो सिमिलरली आयरनी भी एक तरीके का मुहावरा ही जैसी चीज़ होती है। और सस्पेंस इसमें बहुत सारे, जैसे आप किसी मूवी में देखते हो ना कोई मूवी, और आपको एकदम सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि किसने किसको मारा था। कोई क्रिमिनल मूवी देख रहे हो कि अरे किसने हीरोइन को मार दिया, किसने हीरो को मार दिया, तो ये आपको लास्ट तक सस्पेंस क्रिएट हुआ रहता है। तो सिमिलरली जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे ना तो आपको लास्ट तक सस्पेंस क्रिएट रहेगा कि क्या हुआ था आखिर में और हुआ क्या एक्चुअली में। तो ये सस्पेंस हमें बना रहेगा। आर के नारायण, बच्चों इनका ये आर के नारायण कौन है? आर के नारायण इज एक्चुअली द राइटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नाम सबके याद रखने हैं। portrays the astrologer not a mystic but as a man of common sense and sharp intelligence। मतलब बच्चों आर के नारायण बेसिकली बता रहे हैं कि ये कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई चमत्कारी, मिस्टिक मतलब बच्चों होता है चमत्कारी, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई चमत्कारी पावर है कि ये ऐसे हाथ करते हैं तो अचानक से सिक्का आ जाता है, ऐसे जैसे इनके पास कोई भी चीज़ नहीं है। बट एक्चुअली में इनमें बस एक कॉमन सेंस है जो कि मैं भी आपके साथ पोर्ट्रे कर सकती हूँ। सो इट इज़ वेरी बेसिक थिंग दैट ही डिड। उन्होंने बस किसी भी इंसान की एक साइकोलॉजी पढ़ी और उसके हिसाब से उन्हें चीज़ें बताई, ना कि उनके पास कोई मिस्टिकल पावर्स थी उनके पास। लेकिन हाँ, शार्प इंटेलिजेंस था, बहुत ही बुद्धिमान थे वो। द एंडिंग ब्रिंग अ सेंस ऑफ रिलीफ, और एंड में सबको शांति मिलती है कि चलो जो हुआ सो सही हुआ। एज द बर्डन ऑफ मदर इज लिफ्टेड फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट कॉन्साइंस। और बच्चों ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज स्टोरी के दौरान भी वो इंसान बहुत ही परेशान था कि किसने एक्चुअली में, मैंने क्या मर्डर किया भी था या कहाँ है वो। लेकिन लास्ट में उसको रिलीफ मिल जाता है बिकॉज ही इज नाउ नॉट अ मर्डरर और एंड ही इज कन्फर्म्ड अबाउट इट। सो एज अ बर्डन ऑफ मर्डर इज लिफ्टेड फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट कॉन्साइंस, मतलब उसके ऊपर से जो एक बोझ था कि उसने किसी को मारा है वो एक्चुअली में जा चुका है। बट जो प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है जो कि मेन कैरेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का। जैसे इसमें कौन है? इसमें मेन कैरेक्टर हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो फिर एक बार हम समझते हैं क्या है ये चीज़ कि बच्चों ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली में एक मास्टरपीस है आयरनी की और सस्पेंस की। और उसके लास्ट में जो बच्चों आर के नारायण हैं उन्होंने इस जो कैरेक्टर है जिनका नाम है एस्ट्रोलॉजर, उनको एक्चुअली में एक कोई मिस्टिक की तरह, कोई चमत्कारी इंसान की तरह पोर्ट्रे किया ही नहीं है, बस एक मैन ऑफ इंटेलिजेंस की तरह ही पोर्ट्रे किया है। और एंडिंग में एक सेंस ऑफ रिलीफ हो जाती है कि चलो नहीं किया कोई मर्डर, और जो कैरेक्टर थे ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी फॉर इट। चलो अब बच्चों हम धीरे धीरे करके इस स्टोरी को समझते हैं कि ये क्या है, समझते हैं स्टोरी में लिखा क्या है, और हम समझते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या था एस्ट्रोलॉजर के साथ जो इतना बड़ा मर्डर उसने कर दिया और क्यों किया। तो ये तो हमें स्टोरी समझने में ही समझ में आएगा ना। सो एग्जैक्टली दैट इज व्हाट गोइंग टू बी हैपन। पंक्चुअली एट मिड डे, मतलब पंक्चुअली रोज दौरान, मिड डे में मतलब दिन के दोपहर के समय में, he opened his bag and spread out his professional equipment। मतलब रोज उसका काम वही था, रोजमर्रा की जिंदगी की तरह उसने दोबारा से अपना सारा सामान खोला जो वो भी अपने इक्विपमेंट्स लेके चलता था अपने एस्ट्रोलॉजी के लिए। उसने अपना बैग निकाला और सारी सारी चीज़ें ऐसे फैला दी। टैरो कार्ड्स तुम लोग ने देखे? टैरो कार्ड्स जो कि बेसिकली बच्चों ऐसे पत्ते निकलते हैं और उसमें दिखाया जाता है कि आपके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो भी ऐसे पहले सारी चीज़ें फैला देती हैं और फिर आपको बताती हैं आपके साथ क्या होने वाला है। तो सिमिलरली एस्ट्रोलॉजर ने भी अपने सारे इक्विपमेंट्स निकाल दिया। अब इक्विपमेंट क्या है उनके लिए, हम समझते हैं क्या है। विच कंसिस्टेंट ऑफ अ डजन कोराई शेल्स। बच्चों कोराई शेल्स बेसिकली होता है एक इंसेक्ट होता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके शेल थोड़े से मजबूत होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं। दैट इज व्हाट कोराई शेल इज।
तो वही उन्होंने जिसके अंदर उनके इक्विपमेंट्स में कई सारे कोराइल शेल्स थे, अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ था, मतलब एक बड़ा-सा कपड़ा पड़ा हुआ था वो था, और उन्होंने उसपे कोराइल शेल्स रखे हुए थे, विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और उनके ऊपर कुछ बहुत ही सिस्टमैटिक वे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, जिसका एक चार्ट बना हुआ था, जैसे स्टैटिक्स की तरह कुछ उन्होंने बड़ा सा एक चार्ट बनाया हुआ था उसके ऊपर। अ नोटबुक एंड अ बंडल ऑफ पालिमरे राइटिंग, और एक नोटबुक थी जिसके ऊपर एक बंडल ऑफ पैलिमरी राइटिंग, जिनमें उनके सारे के सारे मंत्र और जितनी भी चीजें होती है ना वो सब लिखा हुआ था। मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो गए एक जगह पे, और उन्होंने अपना सारा जितना भी सामान था वो वहां पे स्कैटर्ड कर दिया अच्छे से, जिसके अंदर एक कपड़ा था, एक कुछ शेल्स थे, एक नोटबुक थी, और उनकी एक गुत्थी बड़ी सी बनी हुई थी रिगार्डिंग वट एवर वॉज इन हिज स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। His forehead was resplendent with sacred ash and vermilion. धीरे धीरे पढ़ते हैं क्या है ये, अच्छे से समझते हैं। ठीक है। मतलब बच्चों उनके जो सर पे था एक बड़ा सा टीका बना हुआ था, रेसिप्लेंडेंट मतलब बहुत ही सिस्टमैटिक वे में एक बड़ा सा टीका बना हुआ था, और उस पे एक सीक्रेट एश से टीका बना हुआ था। मतलब हम जो लगाते हैं ना वो तो हमारा नारंगी रंग का टीका होता है, लाल रंग का होता है, वैसा नहीं था, बट एक्चुअली में एक सीक्रेट ऐश की तरह, विभूति की तरह उन्होंने एक टीका लगाया हुआ था। आप लोगों ने अगर देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, तो उसमें वो आपको दिखाते हैं कि वो काला कपड़ा पहने हुए हैं, सर पूरा ढका हुआ है, एक बड़ी सी माला उन्होंने पहनी हुई है उसी तरीके से, और उन्हें ऐसी विभूति का टीका लगाया हुआ है। And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam, which was really an outcome of a continual searching looking for customer. और बच्चों साथ ही में उनकी जो आईज थी वो ऐसे चमक रही थी कि बस किसी तरीके से मेरे पास कोई कस्टमर आ जाए, और उन्हीं को वो नजरें पूरी देख रही थी, अगल बगल कि अब कौन आएगा और मेरे पास कोई कस्टमर आ जाए बस। और वो एक एबनॉर्मल ग्लीम थी। एबनॉर्मल मतलब जो कि हम नॉर्मली तो ऐसे चलते हैं, बट अब कोई ऐसे ऐसे करके चले तो वो तो एबनॉर्मल है ना। तो सिमिलरली आप किसी को अगर ध्यान से ऐसे ही देखो तो वो तो नॉर्मल है, बट आपको अगर कोई ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके देखे तो वो क्या है, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मतलब जो बेसिकली नॉर्मल ही ना हो। ठीक है। was a really outcome of a continual searching looking for customer, लगातार वो देख रहे थे कि कोई कस्टमर उनके पास आ जाए, but which his simple clients took to be a prophetic light and felt comforted. बट उनके पास क्या थे, उन्हीं के कुछ सिंपल कस्टमर्स थे जो कि रेगुलर थे, आते रहते थे, बस वही लोग थे, कोई भी नया ऐसा कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया था। मतलब अभी तक बच्चों स्टोरी में क्या हुआ है कि पंक्चुअली वो वापस से हर दिन के मर्रा की तरह वो आया था, उसने अपने सारे सामान फैलाए और वो कस्टमर्स को ढूंढ रहा था। अभी तक दैट इज व्हाट बेसिकली हैपेंड। ठीक है। आपको बच्चों अगर इंग्लिश बहुत अच्छे से समझनी है, पढ़नी है, फिर रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश ना, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप जब पढ़ लेते हो तो उसके बाद एक कॉलम में ज़रूर लिखा करो कि आपको कौन से वर्ड्स नहीं समझ में आए थे, कौन से वर्ड्स हार्ड लग रहे थे, और उनकी मीनिंग भी लिखा करो, ताकि जब भी आप एग्जाम टाइम पे उसको वापस से पढ़ोगे या फिर रिवीजन में भी पढ़ोगे तो आपके लिए वो जो भी वर्ड्स थे जो आपके लिए किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड थे, वो एक्चुअली में तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बन गए, है ना। The power of his eyes was considerably enhanced by their position. और बच्चों जो उनकी जो पावर थी ना आईज की, वो लगातार इनहेंस मतलब बढ़ती ही जा रही थी। जैसे आप कोई क्या करते हो ना, आप एक फोटो खींचते हो, इनहेंस का मतलब मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ कि बेसिकली आपने कोई एक फोटो खींची, फोटो ना आपको अच्छी लगी, बट एक्चुअली में ना आपको एक मार्क अच्छा नहीं लगा कि अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरा दाना दिख रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, बट सीरियसली आपको अपने नेचुरल लुक को बिल्कुल प्यार करना चाहिए। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप जैसे हो बहुत ही अच्छे हो, बट बच्चों जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको कोई मार्क दिख रहा है, यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ आपको दिख नहीं रही, तो आपने क्या किया, आपने इंस्टाग्राम पे जाके उस पर फिल्टर लगा दिया। इससे क्या हुआ, आप सुंदर तो थे लेकिन आपकी ब्यूटी और ज़्यादा इन्हांस हो गई फिल्टर लगाने पे, मतलब बेसिकली अब आप और ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो इसी तरीके से बच्चों उन्होंने अपनी पावर जो थी वो लगातार अपने जगह पे बैठ के इन्हांस कर रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे। Placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. और वो कहाँ भी था, उनकी जो पावर ऑफ आईज थी ना वो हमें दूर से दिख रही थी। यहाँ पे ऐसे कुछ दिख रही थी ना बच्चों कि उनके जो फोरहेड में जो पेंट हुआ हुआ था वो भी जो पूरा नीचे तक जा रहा था, और उनके चीक्स भी पेंटेड थे किसी ना किसी चीज से। इवन अ हाफ विट्स आई वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग। और बच्चों खुद ही सोचो, अगर कोई एकदम अंधेरे आप कमरे में हो और सिर्फ आपको किसी की आंखें दिख रही है तो वो तो चमकेगी ही ना, जैसे लगेगा कोई भूत है।
तो सिमिलरली बच्चों वहां पर भी उन्होंने हर जगह तो अपनी विभूति लगाई हुई थी, सर पे है, गाल पे कोई पेंटिंग है, आँख के पास कोई पेंटिंग है, हाथ पे कोई पेंटिंग है। तो इन सब चीजों में उनकी जो पावर ऑफ आइज थी वो और ज्यादा बड़ी लग रही थी। अब एक तो वो पहले ही अब नॉर्मल कंडीशन में सबको देख रहे थे, अब उन्होंने अपना सेटअप भी कुछ ऐसे किया हुआ है, तो अब तो लग रहा है कि उनकी आंखें कितनी ज्यादा डरावनी है। तो अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कितनी लग रही होगी, है ना। टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड सैफरन कलर्ड टर्बन अराउंड हिज हेड। और बच्चों कुछ एक अपने वाउंड को, अपने जख्म को छिपाने के लिए उन्होंने एक सैफरन कलर्ड का, सैफरन बेटा होता है बेसिकली थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर का, उन्होंने एक टर्बन, टर्बन बेसिकली बेटा होती है पगड़ी, पगड़ी उन्होंने बांधी हुई थी अपने हेड के अराउंड, जैसे सिख लोग मानते हैं, आई एम ऑल्सो सिख। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर स्कीम तो कहाँ से ही फेल होगी। खुद ही सोचो, ये ब्लैक बोर्ड है, इस पे अगर मैं कुछ भी ऑरेंज चलाती हूँ तो कितना क्लियरली दिखता है। तो सिमिलरली जब उन्होंने हर चीज ब्लैक पहनी हुई है तो उसमें उनका हेड जो कि सैफरन और रेड कलर का है वो कितना ज्यादा उभर के दिखेगा, है ना। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये कलर स्कीम कभी भी फेल नहीं होती। आप लोग भी कलर कॉम्बिनेशन में कपड़े पहनते हो ना, जो कि बेसिकली एक दूसरे के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो सिमिलरली उन्होंने जब पूरी ही चीज काली पहनी हुई है तो उस पर खुद ही सोचो सैफरन कलर कितना ज्यादा दिख रहा होगा। पीपल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मोस और डहलिया स्टॉक्स। तो बच्चों लोग उनसे कुछ इस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते थे ना, जैसे बीज जो मधुमक्खी होती हैं वो बेसिकली अट्रैक्ट हो जाती है स्टॉक से। स्टॉक से क्यों अट्रैक्ट हो जाती है? क्योंकि उनको वहां से नेक्टर लेना होता है। आपने बायो में पढ़ा ही होगा, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बायो, कि एक्चुअली में जो बीज होती है ना उनको नेक्टर चाहिए होता है, उनको एक पदार्थ चाहिए होता है अपनी अपना बी हाइव बनाने के लिए। तो वो बेसिकली जाके हर फ्लावर से लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उस फ्लावर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तभी वो उनके पास जाते हैं। तो सिमिलरली ना बच्चों, उनके इस अपीयरेंस से एस्ट्रोलॉजर के लोग इस तरीके से अट्रैक्ट होके चले जा रहे थे जैसे मधुमक्खी बेसिकली स्टॉक, यानी कि फ्लावर अगर ये है ना फ्लावर, तो इसकी ये क्या होती है, ये इसकी स्टॉक होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। स्टॉक तो एक्चुअली में बहुत एक बड़ी चीज भी है, बट अभी हम इतना ही समझ लेते हैं, तो स्टॉक से हो जाते हैं। He sat under the bogs of spreading turmeric tree which flanked a path running through the town hall park। और बच्चों वो कहाँ बैठे हुए थे, वो बैठे हुए थे एक कपड़ा बिछा के एक टार्मरिन ट्री, टार्मरिन होता है बच्चों इमली, इमली के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, और वो टाउन हॉल पार्क की जगहें क्या कर रहे थे, छेक रहे थे। तो वहां पे वो उस तरीके से बैठे हुए थे। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी ईयर्स, और वो एक रिमार्केबल प्लेस है। आप भी अगर कहीं पे भी रहते होंगे ना तो हर लोग बोलते हैं कि इमली की ढाल के नीचे, इमली के पेड़ के बगल में मेरा घर है। तो टार्मरिन ट्री को हम काफी एक सिस्टमैटिक वे में भी समझते हैं कि वो एक लोकेशन बन जाता है हर इंसान के लिए। तो ये भी उसकी जगह समझने के लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि खुद ही सोचो अगर किसी को कहना हो कि वो वहां पे रह रहा है तो क्या कहेंगे, वो जो बाबा है ना वो पेड़ के नीचे बैठता है। कौन से पेड़ के नीचे? तो इमली के पेड़ के नीचे। तो बच्चों वो उसके लिए ना रिमार्केबल जगह बन गया था, बहुत वेज में, बहुत ही अच्छा उसके लिए लोकेशन थी वो। अ सर्जिंग क्राउड वाज आल्सो मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड मॉर्निंग टिल नाइट। और बच्चों एक सर्जिंग क्राउड मतलब एक लगातार क्राउड, क्राउड होता है बेसिकली भीड़, भीड़ भी बच्चों वहां बनी रहती थी लगातार, सुबह से लेकर रात तक वहां से लोग आते जाते रहते थे। A variety of trades and occupation was represented all along its way। और बच्चों कई सारे ट्रेड्स होते थे वहां पे, कई सारे काम होते थे। ट्रेड्स मतलब बेसिकली लोग कई सारे उसमें काम करते थे, कई सारी चीजें एक दूसरे को देते थे। और ऑक्यूपेशन मतलब जो भी हम काम करते हैं ना उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं, वो भी हम करते थे। ठीक है, वही कहाँ इमली के पेड़ के आसपास कई वहाँ पे होते भी रहते थे ऑक्यूपेशन। हो सकता है किसी की दुकान हो सकता है किसी की कपड़े की दुकान है, हो सकता है कोई ठेला लगाता हो, है ना। तो वो क्या थी, उनके लिए रिमार्केबल प्लेस थी वो। मेडिसिन सेलर्स, सेलर्स ऑफ स्टोलन, और कई सारे वहाँ पे दवाई की दुकान भी थी, है ना। हार्डवेयर एंड जंक, कई सारी दुकानें थी हार्डवेयर की। हार्डवेयर होता है बेसिकली जैसे नेल्स हो गए, स्क्रू हो गया, या फिर हैमर हो गया, ये सब। ठीक है। एंड जंक, मैजिशियंस एंड अबव ऑल एंड ऑक्शनियर्स ऑफ चीप क्लॉथ। और बच्चों एक ऑक्शनियर ऑफ चीप क्लॉथ्स मतलब सस्ते कपड़े बेचने वाला, वो भी था वहां पे। और उससे कई ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा तो वहीं पे वो बिकता था, ऑक्शनियर्स। और मैजिशियन भी था, जादूगर भी था वहां पे। who created enough din all day to attract the whole town। और इतनी ही दुकानों ने इनफ
चीज़ें बना ली थी कि वो अट्रैक्ट कर सके लोगों को उस मंडी में या फिर उस जगह पे आने के लिए। नेक्स्ट टू हिम इन वोकेशनेसिस केम अ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट। अब वहीं पे बच्चों उसी के बगल में एक वेंडर आया जिसने ग्राउंडनट बेसिकली होती है मूंगफली, मूंगफली भी वहां पे बेचता था। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे एंड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आलमंड एंड ऑन द थर्ड राजाज डेलिकेसी। और वो भी बच्चों बेचता वही था, मूंगफली बेचता था, बट हर दिन उसको एक नया नाम दे देता था। किसी दिन वो उसको बोलता था कि अरे अरे देखो यहाँ पे क्या बिक रही है, बॉम्बे की आइसक्रीम बिक रही है। अगले दिन कहता था कि देखो देखो यहाँ पे तो आलमंड बादाम बिक रहा है। और अगले दिन बोलता था ये आज कुछ नया है, ये राजा की डेलिकेसी है, कुछ एक नई चीज है, बहुत ही स्वादिष्ट चीज है वो, और बेचता वही चीज था। एंड सो ऑन फ्रॉथ एंड पीपल फ्लॉक टू हिम। और फिर भी लोग उसके पास फ्लॉक मतलब भीड़ में आते थे, भीड़ में लोग उसके पास आते थे। A considerable portion of this crowd delayed before the astrologer too। और जब लोग उनके पास आते थे तो ऑटोमेटिकली they used to come to the astrologer as well। मतलब लोग उनके पास आए और लगे हाथ एस्ट्रोलॉजर के पास भी चले जाते थे। The astrologer transacted his business by the light of a flare which crackled and smoked up above the groundnut heap and hereby। और बच्चों जो एस्ट्रोलॉजर भी था ना, वो अपने बिजनेस को भी अलग अलग तरीके से बढ़ाने की कोशिश करता था। वो कभी कुछ ना कुछ फोड़ देता था, कभी कोई ऐसी चीज जला देता था जिससे कई सारा स्मोक जो है हर जगह पे आने लग जाए। और ग्राउंड नट में किसी तरीके से जो हीप है, जो लोग वहां पे खड़े हो, किसी तरीके से उसके पास आ जाए। तो यूज टू डू अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स, बहुत सारी चीजें अपनाता था जिससे किसी तरीके से वो भीड़ उसके पास आ जाए। आप खुद ही सोचो, आप किसी सब्जी मंडी में जाते हो, किसी भी दुकान में जाते हो, तो वो कभी चिल्लाते रहते हैं अरे यहाँ पे इतने का ये मिल रहा है, कभी वो स्पीकर लगा लेते हैं, कभी वो किसी लड़के को खड़ा करा देते हैं। तो इसी तरीके से ये भी ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स in order to bring the customer towards him। Okay, half the enhancements of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting। और बच्चों कई तो इन्हांसमेंट, मतलब इन्हांसमेंट होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, कई सारा तो इन्हांसमेंट इसीलिए हो जाता था क्योंकि वहाँ पे कोई भी म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। मतलब कोई भी जो नगर की लाइटिंग होती ना, अगल बगल स्ट्रीट लैंप्स लगे होते, वो था ही नहीं। तो अब खुद ही सोचो, इतने भीड़ में जहाँ पे लाइटिंग ही नहीं है, वहाँ पे उसका स्मोक या फिर स्मोक फ्लेयर कितना ज़्यादा दिखता होगा। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स। और इसीलिए जो जगह थी वो शॉप लाइट से पूरे तरीके से भरी हुई थी। तो बच्चों अब ये जो चैप्टर है ना, बाकी वो हम आगे का लाइव क्लासेस में करेंगे, अपने समझेंगे उसको और अच्छे से, और इसको हम और बेहतर समझेंगे क्या है ये स्टोरी और एक्चुअली में हुआ क्या है। बट इसके लिए ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट, जो कि क्लास हमारी कल होने वाली है। और बच्चों जब हमारी क्लास कल से होने वाली है, वो होने वाली है टीटीएस, टीटीएस में होगी 4 से लेके 5 बजे तक शाम को ही। सो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ यू वांट टू बिकम गुड इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट यू हैव टू डू इज कुछ नहीं करना, आपको बस 4 से 5 बजे तक हमारी लाइव क्लास अटेंड कर लेनी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं जल्दी अपनी क्लास में।